हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लिटरेसी पार्क जो कि डिज़ाइन किया गया स्पेशली क्लास 9 और क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से बेहतर टीम के साथ कवर कराने का। उसी सिलसिले को हम लोगों ने दो सब्जेक्ट के साथ शुरू किया, एक एसएसटी, दूसरा इंग्लिश में जो मेजर चैप्टर है उसको करवाया जा रहा है। आपको वीडियो मिलता जा रहा होगा, धीरे धीरे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। प्रयास करेंगे कुछ साइंस को भी ऐड कर ले। तो सफर को शुरू करो, उल्टा बोल दिए ना, सफर को शुरू करो। चलो सफर को शुरू करो। और जिस वादे के साथ हम लोग चले थे उसी वादे का आज चैप्टर नंबर 2, क्लास नंबर भी 2। हमने यहाँ 25 डेज लिखा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको डेज की जगह पे क्लास समझिएगा, नहीं तो 25 दिन में तो कल ही आप हम पे क्लेम मार दीजिएगा कि सर 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, अभी तक एक ही चैप्टर हुआ। 25 क्लास, हाँ, लेकिन 25 क्लास मतलब आपका दिसंबर से जाते जाते जनवरी मैक्स जाएगा, जनवरी से पहले ही आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। उससे पहले ही जनवरी हम आपको कह रहे हैं कि मतलब 10-12 जनवरी तक खत्म करा दिएगा। ये माइंड मेकअप करके बैठिए आप। थोड़ा सा व्यस्तता होने की वजह से नहीं सूट हो पाती है क्लास, लेकिन हम अब प्रयास कर रहे हैं कि उस व्यस्तता में भी कुछ टाइम निकाला जाए आपके लिए। तो उसी सिलसिले को हम लोग गियर नंबर 2 में कन्वर्ट करते हैं। हम एक गियर में ले लिए गाड़ी, आज दूसरा गियर का बारी है, मतलब दूसरे क्लास की बारी है। उसी दूसरे क्लास को लेकर के आज हम लोग आए हैं। चैप्टर का नाम फेडरलिज्म सिविक्स का है। तो उसी सिविक्स के फेडरलिज्म चैप्टर को हम लोग आज लेके चलते हैं। सफर की शुरुआत करते हैं। कमर की पेटी क्या बोलते हैं मुझे पता भी नहीं, बस इतना जान रहे हैं, पेटी बांधिए, उड़ान भरते हैं। भूल जाते हैं, आदमी है, भूलने की भी आदत है। तो चलिए, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि खो ना जाए कहीं, नहीं खोने देंगे, ठीक है, वचन है। आइए, खोना आपको भी नहीं है, पढ़ना है। खोना खाना बाद में, पढ़ना पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम फेडरलिज्म। सबसे पहले फेडरलिज्म को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म कहता है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइडेड सेंट्रल एंड स्टेट, या डिफरेंट अदर जो और भी गवर्नमेंट होती है, जैसे लोकल गवर्नमेंट भी तो होता है ना, तो उसमें भी पावर को जो डिवाइड किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ना कि फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइडेड सेंटर एंड स्टेट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी अन्य जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस उसमें पावर को बांट देना क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। आई होप समझ रहे होंगे। देखिए बुक के हिसाब से चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा फेडरलिज्म एंड इट्स फ्यूचर। 30 मिनट पेशेंस के साथ बैठिएगा, 30 मिनट पेशेंस के साथ बैठिए, सफर तय कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से मंजिल पे पहुंच जाइएगा। गौर करिए तो क्या कहता है प्यारे बच्चों। देखिए लिखा है, फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर टू गवर्न द कंट्रीज इज शेयर्ड और डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल। मैंने आपको बोला कि पावर क्या होगा, डिवाइड होगा। किसके बीच में पावर डिवाइड होगा, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। एंड लार्जली बोथ दिस ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। लेकिन एक और बात इसमें याद रखिएगा, दोनों भले ही अलग होंगे, लेकिन दोनों अपने पावर का इंजॉय इंडिपेंडेंटली करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों पर दबाव होगा, इनका दबाव होगा उनका नहीं। फेडरलिज्म यही कहता ही है कि दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, दोनों। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा, जैसे इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। थोड़ा इंडिया का केस में हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे, लेकिन ये समझ लीजिए फेडरलिज्म आप समझ में आ गया। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइडेड सेंट्रल एंड स्टेट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। फॉर एग्जांपल कर दीजिएगा कि इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, यहीं पर आपको दे देगा कि विच कंट्री आर फेडरलिज्म, आपको दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, ऑल ऑफ दिस कर दे, तो देख लीजिएगा इसको। इन कंट्रास्ट टू फेडरलिज्म देयर इज एग्जिस्ट ऑफ यूनिटरी। देखिए इसके विपरीत में होता है यूनिटरी, एक इसके विपरीत में होता है यूनिटरी। आप खुद समझ गए होंगे, फेडरलिज्म में क्या, सेंटर हुआ, स्टेट हुआ, लोकल हुआ। यूनिटरी में क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो मेन पावर रखेगा, बाकी सबके पास पावर होगा भी तो वो पावर को फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं करेगा। याद रखिए वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं कर सकता है,
वहां पर क्या होगा, सेंट्रल का ज्यादा पावर होगा, सेंट्रल विल बी मोर पावरफुल from this government. In this unitary form of government, all power are concentrated only the hands of the central government. यानी पावर जो कंसंट्रेटेड होगा वो कहां होगा, मैक्सिमम पावर कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा, मे एग्जिस्ट, नो डाउट एग्जिस्ट करेगा. बहुत बच्चे समझ लेंगे कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट होगा ही नहीं भैया, होगा. लेकिन बट दे आर बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंगली टू द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि उसको गाइड किया जाएगा और जो गाइड करेगा वो सेंट्रल होगा और उसके गाइड को फॉलो करना है. इट्स मैंडेटरी, कंपल्सरी, जरूरी. तो समझ में आ गया. ग्रेट ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया. आप देख लीजिए यहां पर सेंट्रल स्टेट दोनों भाई साहब अपने हाथ मिला लिए हैं. इसी हाथ मिलाने को नाम दिए हुए हैं फेडरलिज्म. तो मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे बउआ, सोना, जो भी हैं, आप सब समझ गए होंगे फेडरलिज्म क्या है. फेडरलिज्म एक सिस्टम का गवर्नमेंट है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को शेयर किया गया. सेंटर अपना अलग एंजॉय करेगा, स्टेट अलग एंजॉय करेगा, लोकल अलग एंजॉय करेगा. लेकिन जो यूनिटरी होगा वहां पर सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होगा और स्टेट उसके अकॉर्डिंग चलेगी. डन. आइए अगला. अब थोड़ा सा बात कर रहे थे की फीचर. क्या होता है की फीचर, यानी कि फेडरलिज्म के की फीचर क्या होते हैं, कौन कौन से मेन फीचर है किसका, फेडरलिज्म का. तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे. सबसे पहले आप इसको देखिए की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, याद रखिएगा. इसको आप शॉर्ट के लिए याद कर लीजिए ताकि आपको लिखना पढ़े तो आप ये याद रखिएगा, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, बाकी उधर भी डिटेल है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी होगी, यानी गवर्नमेंट दो टाइप के, दो लेवल के होंगे, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा. तीसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी संविधान सबसे ऊपर होगा. उसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी. जुडिशियरी क्या होगा, न्यायपालिका क्या होगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, यानी न्यायपालिका किसी के अंदर बाउंड नहीं होगा. डिवीजन ऑफ पावर होगा, पावर का बिल्कुल डिवीजन होगा, सेपरेशन होगा, सेंट्रल अलग एंजॉय, स्टेट अलग एंजॉय, दोनों का लिस्ट अलग अलग बना हुआ रहेगा. और बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा. बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा कि अपने यहाँ लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा बना हुआ, वैसे राज्य में आइएगा तो विधानसभा है, विधान परिषद है. तो बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बातों को. तो ये आप देख लीजिएगा, नोट्स में आप देख लीजिएगा, ठीक है. नोट्स मैं आपको टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और उस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको क्या करेंगे कि नोट्स भेज दिया करेंगे लास्ट में, हालांकि इन्फॉर्मेशन देते ही, लेकिन अभी आपको समझा दे रहे हैं कि आप जल्दी से क्या कर लीजिए कि टेलीग्राम का चैनल है लिटरेसी पार्क, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको नोट्स चला जाएगा. फिलहाल कुछ दिन तक हम आपको इसी यूट्यूब पे ही डाल दिया करेंगे, लेकिन फाइनली लास्ट में आते आते हम लोग इसको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, इसलिए गौर करिएगा. आइए बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ किसका, फेडरलिज्म का. धनाधन देखते जाइए, क्योंकि एक बार आप दिमाग में रिकॉल करते जाइएगा उस पॉइंट को. और यहाँ पर देखिए पहला क्या लिखा है, देयर आर द 2 और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर. फेडरलिज्म का पहला फीचर क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार होगी. दूसरा कहता है ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर द सेम रीजन. याद रखिएगा दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन सेम ही होगा. जैसे भारत का बात कर लीजिए तो भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे, तो दोनों का रीजन तो एक ही है, भारत के अंदर ही है. ऐसा नहीं है कि रीजन बाहर चला गया, तो रीजन एक ही होगा. लेकिन क्या होगा कि सेम रीजन भी होगा, बट दे हैव देयर ऑन जुडिक्शन. लेकिन दोनों का काम करने का जो क्षेत्र होगा वो अलग अलग होगा. जैसे मम्मी अलग काम कर रहे हैं, पापा अलग काम कर रहे हैं, घर में आप देखिए दादा अलग काम कर रहे हैं, लेकिन घर के लिए काम कर रहे हैं. तो एक घर हो गया, घर में समझ लीजिए एक दादाजी हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गए, बस वही बात यहां समझ लीजिए. एक का काम है घर देखना, एक का काम है बाहर देखना, एक है दोनों को देखना. बस वही बात यहां पे समझ लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्सेशन, लेजिस्लेशन सबको साथ लेकर के चला जाता है. तो दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे. तीसरा, द गवर्नमेंट एट ईच लेवल ऑफ, आप देखिए दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट होगी, द गवर्नमेंट एट ईच लेवल ऑफ डाइवर्स डिराइव पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. अब दोनों को जो पावर मिला है, ये दोनों को पावर कौन दिया है, तो दोनों को पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन. ये नहीं कि अपने मन से कर रहा है, दोनों को पावर कौन दिया, दोनों को पावर, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों को पावर कौन देता है, दोनों को पावर देता है. कौन लेकर के, तो दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन देता है. सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी डायल्यूट टू द पावर्स ऑफ स्टेट. इसलिए वो डायल्यूट नहीं कर सकता है, मतलब उस पर जबरदस्ती थोप नहीं सकता या उससे छीन नहीं सकता जबरदस्ती. याद रखिएगा दोनों को पावर मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसलिए दोनों अपने अपने पावर का सेम रूप से एंजॉय करता है. डन. चलिए
अगला, द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट गिवन द पीपल्स कैन नॉट बी चेंज ओनली। देखिए जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है, उसको बदलना हो, या जो हमें राइट दिया गया, अधिकार दिया गया, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, अगर इन सब में परिवर्तन करना हो तो अकेले कोई भी सरकार नहीं कर सकता है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर सकता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। रिपीट एक बार फिर से करिए, क्या बोला गया कि द बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि संविधान का जो बेसिक प्रिंसिपल होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है राइट, उसको कोई भी अकेले सरकार चेंज नहीं कर सकता। ये भी इसी का फीचर है, ये भी इसी का फीचर है। अगला, कोर्ट ऑफ द कंट्री एक्ट एज द रेफर्स बिटवीन द सेंट्रल। हाँ देखिए जैसे एम्पायर होता है ना, मैच में दो टीम होते हैं, एक एम्पायर होता है, समझ लीजिए जो फेडरल कंट्री होगा उसमें एम्पायर कोर्ट होगा, यानी कि ये क्या करता है कि रेफरी होता है, रेफरी करिएगा, रेफरी बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वही बताया ना आपको, मैच का अंपायर हो गया, रेफरी हो गया, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट का क्या सही और क्या गलत है उसको लेकर के कौन आपका बीच में मामला आ रहेगा, तो मामला लेकर के आएगा कौन भैया, तो मामला लेकर के आएगा कौन, बताइए जल्दी, कौन, कोर्ट। यानी कि कुछ आपको इंटरप्रेट करना हो, कुछ इंटरप्शन करना हो तो वो कौन करेगा, वो आपको कोर्ट करेगा। बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स, दोनों लेवल की सरकार को जरूरत है टैक्स वसूलने का, दोनों को अधिकार दिया गया टैक्स वसूलना। एंड पीपल अकॉर्डिंगली टू द गाइडलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, और लोगों को जो गाइडलाइन ये दिया जाता है दोनों सरकार के द्वारा, है ना, ये दोनों को सरकार के द्वारा जो दिया गया अधिकार है वो गाइडलाइन होता है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान के हिसाब से। फेडरलिज्म सो नॉट ओनली सेफ गार्ड, इसलिए फेडरलिज्म कहा जाता है लास्ट फीचर, ये सिर्फ सेफ गार्ड नहीं है, नॉट ओनली सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ द नेशन, बल्कि ये दो लेवल के सरकार होने से सिर्फ ये यूनिटी का ही नहीं सेफ गार्ड करता है, बल्कि कहा जाता है इट मेंटेन द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डिवीजन, यानी कि हम जो डाइवर्सिटी में हैं, जिस डिवीजन में हैं, उस डिवीजन डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का भी काम फेडरलिज्म करता है। यानी फेडरलिज्म हमारे इतने टोटल फीचर के साथ चलाए जाते हैं। क्या क्या बता दिए, तो कुछ कुछ मोटा मोटी बात आप याद रखिए ही रखिए। दो लेवल की सरकार होती है, दो या तीन लेवल की भी हो सकती है, कोर्ट अंपायर का काम करता है, रेफरी का काम करता है, दोनों लेवल की सरकार जो होती है उनके पास अपना पावर होता है, और वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से अकेले काम कर रहे, नहीं, संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावे फेडरलिज्म ना सिर्फ सेफ गार्ड होता है, बल्कि ये कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करने के साथ साथ क्या करता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज और ये सब जो आप देखते होंगे रीजनल बेस पे जो बना हुआ है उसको भी ये होल्ड करता है, कंटिन्यू करता है, मेंटेन करता है, दोनों को बॉन्ड करके लेके चलता है। तो शायद आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, चलिए अगले तरफ हम लोग चलते हैं। फिर आता है एक सवाल कि भैया ये तो आप बता दिए मुझे, चलिए ठीक है, अब हमको बताइए कि काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म कितने टाइप के होते हैं, काइंड्स कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दो टाइप का होता है, एक कमिंग टुगेदर होता है, एक होल्डिंग टुगेदर होता है। क्योंकि होता क्या है ना कि हर देश में फेडरलिज्म एक जैसा नहीं हो सकता है, हर देश में फेडरलिज्म एक जैसा नहीं हो सकता है, कहीं पर सेंट्रल कहीं स्टेट, दोनों के बीच के पावर को लेकर के थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होते रहता है। तो इसलिए उसके नेचर के आधार पे हमने क्या करते हैं, इसको दो भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहला कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग होल्डिंग, कमिंग होल्डिंग। कमिंग इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट, यानी कि छोटे छोटे स्टेट आएंगे और मिलकर एक बिगर यूनिट का फॉर्म करेंगे। यानी कि आएंगे, मेरे राम आएंगे नहीं, उसी तरीके से स्टेट आएंगे और स्टेट आकर के एक बिगर यूनिट का फॉर्म कर लेंगे। जैसे यूएसए, नाम सुने आप, ऑस्ट्रेलिया, नाम सुने आप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सब एग्जांपल है किसका, कमिंग टुगेदर। और क्या कहता है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर। याद रखिएगा, जितने भी राज्य हैं सबके पास इक्वल पावर होगा, जितने भी राज्य हैं सबके पास इक्वल पावर होगा, ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर। सब साथ आएंगे, ऑल स्टेट साथ आएंगे, सबके पास इक्वल पावर होगा। एग्जांपल यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर। आइए होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या, पावर इज डिवाइडेड अमंग नेशनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। क्या होगा, दोनों के बीच में पावर डिवाइड होगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, दोनों के बीच में पावर डिवाइड होगा, सेंट्रल स्टेट दोनों के बीच में पावर डिवाइड होगा। सेंट्रल जो होगा यहां पर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा, याद रखिएगा। अब यहीं पर हिट कर लीजिए दिमाग में, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, मोदी जी ज्यादा पावरफुल हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि हम लोग बिहार से। वैसे ही राज्य में जो सरकार होगी उससे ज्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। क्लियर है ना, तो उसको क्या बोलिएगा आप, होल्डिंग टुगेदर। क्या बोलिएगा, होल्डिंग टुगेदर। क्या होगा, पावर डिवाइडेड अमंग नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट का। एग्जांपल अपना प्यारा भारत, दूसरा स्पेन, तीसरा बेल्जियम, ये सब एग्जांपल हो जाते हैं। तो बहुआ
एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एमसीक्यू सवाल एग्जाम्पल में दाग देगा तो फिर आप कहिएगा कि सर बताए नहीं थे, इसलिए आपका ब्रह्मास्त्र दे दिया गया कि दागेगा उससे पहले आप बंदूक तैयार रखिएगा। चलें अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए, शायद ये हम आपको समझा भी चुके हैं, इसमें हम ज्यादा आपसे बहस नहीं करेंगे। यूनिटरी और क्या नाम है, फेडरल। क्या होता है यूनिटरी में? एक लेवल की सरकार होती है, दूसरे लेवल की सरकार होगी भी तो कोई मतलब नहीं होगा, झुनझुना बजाना है उसको, सिर्फ झुनझुना बजाना है। यहां पर अगर होगा भी तो उसके पास पावर होगा, यहां कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब ये रूल पास करेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहां पर अगर पास करेगा भी तो ये डिपेंड करता है स्टेट पे, फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, सुप्रीम होगा। स्टेट गवर्नमेंट पावर, स्टेट गवर्नमेंट का खुद का पावर होगा, एंड विच इन नॉट आंसरेबल, हमेशा ये क्या होगा, आंसरेबल नहीं होगा। जैसे अपने बिहार में मोदी जी काम करते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो नीतीश कुमार भी अपने राज्य लेवल पे काम करते हैं, और ये बार बार नहीं पूछते हैं कि मोदी जी ये काम करें कि नहीं करें, मोदी जी काम करें कि नहीं करें, देखिए ये काम हो कि ना हो, बताइए जरा, आपको सजेशन दीजिए। नहीं, ये खुद इंडिपेंडेंट है। ये होगा कौन, बताइए, फेडरलिज्म। और जो यूनिटरी होगा वो पूछना पड़ेगा, एक एक बात पहुंच करना पड़ेगा, मोदी जी जा रहे हैं, जाए कि नहीं जाए, मोदी जी ये काम बनाए कि नहीं बनाए, शराबबंदी करें कि नहीं करें, समझ में आया ना, मोदी जी व्यस्त है, रुक जाइए थोड़ा देर, रुक जाएगा। लेकिन नहीं, यहां नहीं, यहां अपने हिसाब से काम करेगा। तो शायद यूनिटरी और फेडरल आप समझ गए होंगे। डन, डना, डन, टक टका टक। अगले पॉइंट देखिए, दुनिया में ये सारे देश जो आपको दिख रहा होगा, फेडरल पॉलिटिक्स जितने भी रेड कलर में आप देख रहे होंगे, चाहे ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा दिख रहे होंगे, रसिया दिख रहा होगा, इंडिया दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ये सब जितने भी आपको, साउथ अफ्रीका दिख रहा होगा, ब्राजील दिख रहा होगा, इधर अर्जेंटीना दिख रहा होगा, आपको हम ये इसलिए दे दिए ताकि एक बार दिमाग में दौड़ा लीजिए कौन कौन दुनिया में देश। तो मैक्सिमम देश कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है, नो डाउट, अच्छे बड़े देश सब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि फेडरलिज्म बेहतर होता है। आइए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, कैसे कहेंगे इंडिया फेडरल कंट्री है, इसको कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे? कहता है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन याद रखिएगा ये इंडिया फेडरल कंट्री है, लेकिन भारत के संविधान में मेंशन नहीं है फेडरल वर्ड, इसलिए कई बार थोड़ा सा इस पर बहस भी हो जाती है। इसलिए सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहस करने के लिए थोड़ा सा आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए ना, ताकि आप बहस कर सके। तो क्या लिखा है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और लोकल बॉडीज भी है। देखिए, डायरेक्ट इंडिया फेडरल नहीं है, इंडिया ने फेडरल के फीचर को अपना लिया। मतलब जैसे एक फिल्म होता है, फिल्म में दो हीरो हो जाते हैं ना, एक मेन हीरो एक साइड हीरो, साइड हीरो का भी रोल हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर समझ लिया फेडरलिज्म हमारा साइड हीरो है, लेकिन मेन रोल प्ले कर लेता है। साइड हीरो का भी कई बार कैरेक्टर इतना बेहतर हो जाता है कि मेन रोल का खा जाता है। वही बात यहां पे भी है। फेडरलिज्म हमने डायरेक्ट नहीं अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब फेडरलिज्म के फीचर को हमने अडॉप्ट कर रखा है, क्योंकि फेडरलिज्म इतना खूबसूरत ही है ना, क्यों ना खूबसूरती को अट्रैक्ट किया जाए। समझ गए होंगे मेरी बातों को। लोकल बॉडीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत है, देयर आर द थ्री लिस्ट। अब भैया जब तीनों दे दिया है, तो सरकार जब लेवल आपने बना दिया, तो तीनों कैसे अपने पावर का एंजॉय करेगा सेपरेटली? इसलिए सेपरेटली एंजॉय करने के लिए, तीनों को लिस्ट बना के दे दिया। जैसे आप सामान लाने जाते हैं तो लिस्ट मिलता है ना, कि आप ये जाइए लाइए, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए, वो लाइए। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों मिलकर कौन कौन सा काम करेगा उसका लिस्ट दिया गया। सिंपल सा बात समझिए, कौन कहां कानून बना सकता है, कौन कहां से टैक्स ले सकता है, इसका जो निर्धारण है, उसी निर्धारण को हम लोग लिस्ट बोलते हैं। तो कितने लिस्ट होते हैं? 3 लिस्ट। ऐसे पढ़ेंगे 4 लिस्ट, लेकिन अभी कितना जाना है? 3 लिस्ट। कौन कौन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखिए, कुछ नहीं है, बस देखिए क्या कहता है, दिस लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स लॉ। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगा, यानी इस पे जो भी काम करना होगा कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सम ऑफ दिस आर, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, करेंसी है, इस पे स्टेट कुछ नहीं कर सकता, इस सब पे लॉ बनाना हो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यूनिफॉर्म लॉ फॉर। और हाँ, एक और बात क्या है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉर यूनिफॉर्म लॉ बनाएगा। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए बराबर बनाएगा। फिर उसके बाद स्टेट, दिस लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट द स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस। ये लोकल इंपॉर्टेंस का बात होगा, स्टेट का मामला होगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ट्रेड हो गया, पुलिस हो गया, ये सब मामला किसका? ये सब मामला स्टेट का होगा। अब आ गया कंकरेंट, सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट द बोथ सेंटर। ये दोनों के इंटरेस्ट का बात करेगा, क्योंकि दोनों के लिए जरूरी है। कई मैटर ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए जरूरी होते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों का मामला हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों गवर्नमेंट मिल करके इसमें काम करेगा। एंड दिस इंक्लूड, जैसे फॉरेस्ट दोनों के लिए जरूरी है, फॉरेस्ट सरकार को भी, सेंट्रल सरकार को भी बचाना है और राज्य सरकार को भी बचाना है। डन। एंड एजुकेशन, ट्रेड,
मैरिज इन द केस ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अगर मान के चलिए कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सपोज करिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इस कॉन्फ्लिक्ट का निपटारा कौन करेगा भैया? तो इस कॉन्फ्लिक्ट का निपटारा करेगा कौन? दोनों सरकार मिलकर करेगी, लेकिन बीच में हमारा कौन आएगा बताइए? विंग्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जो लॉ बनाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। यानी अगर डिस्प्यूट हो गया, सपोज करिए कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? तो उस डिस्प्यूट को दोनों मिलके सॉल्व करेगा, नो डाउट, लेकिन इसमें ज्यादा वैल्यू किसका होगा? तो ज्यादा वैल्यू सेंट्रल का होगा। ज्यादा वैल्यू किसका होगा? सेंट्रल का होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कठिनाई, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, दुख, दर्द नहीं ना? तो चलते हैं आगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है सब्जेक्ट विच। अब एक सवाल आता है कि भैया जो इन सब में नहीं है उसको क्या बोलोगे? जो ना तो सेंट्रल में है, ना स्टेट में है, ना कंकरेंट में है। तो देखो क्या कहता है, सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अबव दिस नोन एज रेसुडरी सब्जेक्ट। जो इन तीनों में नहीं आया उसको क्या बोलिएगा भैया? उसको बोलिएगा रेसुडरी सब्जेक्ट। फॉल विद इन दिस जुडिक्शन ऑफ यूनियन। लेकिन अब एक यही आपका एमसीक्यू सवाल पूछा हुआ है और पूछता है बोर्ड, पूछता है सीबीएसई। क्या पूछता है सीबीएसई कि बताइए जरा कि जो ऊपर दिया गया है क्या बताइए, रेसिडुअरी सब्जेक्ट ये किसके अंदर आएगा? आएगा यूनियन गवर्नमेंट। इन दिस इंडिया ऑल स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट एंजॉय इक्वल पावर। आपने इंडिया में पता ही होगा, शायद हम इसको अगर आपको नहीं भी पढ़ाएं तो काम चल जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कहानी तो थोड़ा हटा दिया गया, पता है को जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि इंडिया में हर स्टेट इक्वल पावर एंजॉय नहीं करता है। कुछ यूटी होते हैं जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, पता होगा, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। कुछ राज्य होते हैं, राज्य जो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सब स्टेट हैव लिटिल पावर। कुछ स्टेट के पास कम पावर होते हैं, जैसे दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, ये सब इतना कम पावर होता है कि इसको सेंट्रल को गवर्नमेंट चलाने की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इसको यूटी बोलते हैं। एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज, यहाँ पर पावरफुल ज्यादा सरकार हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसमें और कोई ज्यादा जानने की बात नहीं है। टन टक टका। अगला, व्हाट इज फेडरलिज्म, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ये आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस, समझदारी, ईमानदारी की जरूरत पे जोर देने को रहेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन चीज है, इसलिए आपको थोड़ा कठिन मेहनत से समझना पड़ेगा। हमको भी थोड़ा कठिनाई से समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टफ है, ओवर ना चला जाए, बाउंस ना चला जाए, इसलिए थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। क्या लिखा है पहले इसको देख लीजिए आप। क्या लिखा है? प्रैक्टिस इन इंडिया फेडरलिज्म। जो इंडिया में फेडरलिज्म में प्रैक्टिस किया जाता है, हमने शुरू में आपको बताया ना कि इंडिया ने फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया है, फेडरलिज्म को संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। तो फिर कैसे हमने खूबसूरत बनाया फेडरलिज्म को, डेमोक्रेसी के साथ मिला दिया, कितना खूबसूरत हो गया। तो देखिए सबसे पहला कैसे, तो सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट को लेकर के हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। दूसरा सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर के हम प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के पॉलिसी को करते हैं। तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्रैक्टिस होता है फेडरलिज्म का इंडिया में, वो कितने बेस पे हम लोग पढ़ने वाले? 4 बेस पे। पहला लिंग्विस्टिक बेस, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लैंग्वेज पॉलिसी और डिसेंट्रलाइजेशन। इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए बढ़िया समझिएगा थोड़ा सा। कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, यानी इंडिया में जो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, वो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में हम सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं किए बल्कि हम सफल भी हुए। हमने फेडरलिज्म को ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसको सफल बनाया, क्योंकि फेडरलिज्म इतना खूबसूरत था, इतना बेहतर था कि हमको लगा रही भैया इसको मिस कर दोगे तो देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती कम हो जाएगी, इसलिए देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती बढ़ाओ। तो भैया कैसे बढ़ाओगे? तो बढ़ाने के लिए क्या करो? फेडरलिज्म में दिए गए फीचर को एडॉप्ट करो और पॉलिसी को इतना बेहतर कर दो कि शायद देश की खूबसूरती और बेहतर बन जाए। इसलिए गौर करिए क्या लिखा है, इन इंडिया फेडरलिज्म हैज बिकम सक्सेसफुल। इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है, इसका कारण है, तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं, बताइए कौन सा? क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। कोई आपसे पूछ दे कि इंडिया में क्या फेडरलिज्म सफल हुआ है, तो कहिएगा बिल्कुल सफल हुआ है। पूछेगा कैसे सफल हुआ है, तो उसको बताइएगा देखिए कैसे सफल हुआ है। सबसे पहला, अगर नहीं होता फेडरलिज्म तो शायद हम सफल नहीं हो पाते, इसलिए फेडरलिज्म को शुक्रिया अदा मनाओ कि भैया आपने जान बचा लिया, आपने हमारी देश की खूबसूरती को और 4 चांद लगा दिया, जिससे हम डरते थे, है ना, वो हमारी डर को भगा दिया। वही है फेडरलिज्म। क्या कहता है गौर करिए, लिखा है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट।
सबको पता होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब आप बुक देखिएगा तो बुक में आपको दो इमेज बना हुआ होगा, एक इमेज होगा 1947 का इमेज, एक होगा 2017, 18, 19, 20 जो भी किताब होगा उसमें एक इमेज बनेंगे। जब मैप को आप ऑब्जर्व करिएगा तो उस ऑब्जर्वेशन में आप गौर करिएगा तो एक समय 1947 में ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जो आज नहीं है, और एक समय ऐसा बहुत सारा स्टेट आज जो है वो उस समय नहीं था। तो आज वाला स्टेट उस समय नहीं था, उस समय वाला स्टेट आज नहीं है। कुछ स्टेट वेनिस्ड हो गए, खत्म हो गए, कुछ स्टेट नए बने, कुछ रीजन नए बन गए, कुछ कट करके बन गए, कुछ का नाम बदल गया, समझ रहे हैं ना। और जो अभी है ये भी सच नहीं है, आने वाले समय में ये भी चेंज हो जाएगा। सच मतलब अभी फिक्स नहीं है, आने वाले समय में बदल जाएगा। तो गौर करिए क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947 मेनी स्टेट वेयर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। पता होना चाहिए पहला लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रख लीजिएगा, लैंग्वेज के आधार पर बन गया। वो एक क्षेत्र में था, सोचिए एक क्षेत्र में ए भी रह रहा है, बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, डी भी रह रहा है, ई भी रह रहा है, और सब अलग अलग भाषा बोल रहा है। सोचिए सब अलग अलग भाषा बोल रही है, तो भैया सब अलग अलग भाषा बोलेंगे तो कैसे सब एक साथ मिल करके रह सकते हैं। तो बोला गया कि ठीक है चलो इसको अलग अलग कर दिया जाए ताकि ये लोग शान से रहेंगे, बेहतर से रहेंगे। जैसे एक बात हम छोटा सा आपको बताते हैं तो शायद आप मेरी बात को पकड़ लीजिएगा। सपोज करिए क्लासरूम है, आप ही का क्लासरूम है, एक क्लासरूम में मराठी पढ़ने वाले भी हैं, हिंदी पढ़ने वाले भी हैं, उर्दू पढ़ने वाले भी हैं, मलयालम पढ़ने वाले भी हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले भी हैं, अलग अलग लैंग्वेज को जो समझते हो। अब मान के चलिए एक टीचर आया जो मैथिली बोल रहा हो, सोचिए अब वो मैथिली में बोल रहा है, ना तो हिंदी वाला बढ़िया समझ पाएगा, ना इंग्लिश वाला बढ़िया समझ पाएगा, ना उर्दू वाला बढ़िया से समझ पाएगा, ना मलयालम वाला समझ पाएगा। बताइए सारा बच्चा फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन आपसे पूछेंगे कि क्या करिएगा, तो भैया क्या करो कि सबको थोड़ा सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब मलयालम वाले के लिए मलयालम टीचर, हिंदी वाले के लिए हिंदी टीचर, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश टीचर, उर्दू वाले के लिए उर्दू टीचर, मैथिली वाले के लिए मैथिली टीचर, आप ला दीजिए। इससे क्या होगा कि बताइए ओवरऑल सबका रिजल्ट बेहतर बन जाएगा। तो आपने क्या किया कि सबको अलग कर, ये नहीं कि अलग हो जाएगा तो टूट जाएगा, नहीं, अलग हो गया तो और ज्यादा रिजल्ट बन जाएगा। वही बात यहां पे भी कह रहा है, क्या बोला गया कि हमने कई राज्य को बनाया किस आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, यानी कि विच वेयर द स्पोकन बाय दिस पीपल सच एज महाराष्ट्र, पता होगा आपको बॉम्बे से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात बना हुआ है 1960 के आसपास में। फिर पंजाब बनाया गया, पंजाब जो था पूरा क्षेत्र था जिससे कट करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया। फिर उसके बाद पता होगा वेस्ट बंगाल जो आपको दिख रहा होगा, बांग्लादेश का पार्ट था पहले, पता होगा बांग्लादेश से अलग होकर के वेस्ट बंगाल बना, वेस्ट बंगाल से अलग होकर के पता होगा वेस्ट बंगाल, फिर जो दिख रहा है बंगाली वाला क्षेत्र उससे अलग होकर के बिहार अलग हो गया, दिख रहा होगा, फिर पता होगा बिहार से अलग होकर के आपको पता होगा झारखंड अलग हो गया। इस तरीके से कई नए राज्य बनाए गए जो लैंग्वेज के बेस पे बन गए। सम स्टेट वेयर क्रिएटेड बिकॉज देयर यूनिक ज्योग्राफिकल, अच्छा सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे नहीं, थोड़ा सा हम आपको इसको पीछे प्रकाश डालना चाहेंगे। भारत के आजादी के बाद जब पहली बार कमीशन बना, अली फजल कमीशन बोला भी जाता है उसको, फजल अली कमीशन भी बोला जाता है, मतलब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जब बना तो 1956 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने जब रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उस समय 14 राज्य थे, स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स थे और 6 यूटी थे, जो आज के समय में देखिएगा तो 28 और ये कितने हो गए, 8 हो चुके हैं। तो ये 28 और 8 जो बढ़ा है ये फेडरलिज्म की वजह से बढ़ पाया। अगर फेडरलिज्म नहीं होता, क्या कहता है फेडरलिज्म, जहां पर 2 या 2 लेवल की अधिक से सरकार हो, तो भैया हमने क्या किया कि सेपरेट कर दिया और सेपरेट करके वहां को अलग सरकार बना दिया ताकि वो अपने सेपरेटली पावर को एंजॉय करके कंट्री क्षेत्र के डेवलपमेंट पे फोकस कर सके। इसलिए कहा जाता है कि फेडरलिज्म जरूरी है। हमने सफल फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, हमने भाषा के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, वही आपको यहां पे बोल रहा है कि जैसे बिहार से जो झारखंड हुआ ये भाषा के आधार पर नहीं अलग हुआ, बिहार से झारखंड ज्योग्राफिकल बेस पे अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड ज्योग्राफिकल बेस पे अलग हुआ, एमपी से क्या नाम है उसका छत्तीसगढ़ जो है वो ज्योग्राफिकल बेस पे अलग हुआ, पोजीशन के बेस पे, कल्चर के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे अलग अलग हम लोग बांट देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड पता ही होगा आपको, उत्तरांचल नाम था पहले इसका, उत्तराखंड हो गया, फिर आपको नागालैंड हो गया, झारखंड हो गया, ये सब अलग हुआ है। तो ये हमारा पहला हो गया। तो इंडिया ने सफल प्रैक्टिस किया फेडरलिज्म का, इसका पहला एग्जांपल हो गया क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। आइए दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज पॉलिसी। भारत में इतने लैंग्वेज बोले जाते हैं, सोचिए अब हर लैंग्वेज का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। भारत श्रीलंका नहीं है, या भारत क्या नाम है यूरोपियन कंट्री नहीं है कि क्या कर दिया कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले चलो सबको अलग अलग एक देश ही बना दो। नहीं भैया, देश में ही रहो लेकिन आपको सुविधा दे दिया जाएगा ताकि सब भाषा वाले का सम्मान हो, सब भाषा वाले मिलकर साथ में रह सके। देखिए क्या लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ग्रेट डील विद टू, गौर करिएगा इस लाइन को जरा गौर करिए, लिखा है कि कंफ्यूजन टू विच लैंग्वेज शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री। आपसे कई लोगों से हम सवाल पूछ देना कि भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है या भारत का नेशनल लैंग्वेज क्या है, आप फटाक से बोल दीजिएगा हिंदी। रुको,
अभी तो बाकी है, सुनो। कहता है वाइल हिंदी स्पीकिंग, नो डाउट हिंदी स्पीकिंग इंडिया में मेजोरिटी में, नो डाउट हिंदी स्पीकिंग इंडिया में मेजोरिटी में, लेकिन वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड, इसलिए वो लोग चाहते थे कि हिंदी को बना दो, इसलिए वो चाहते थे कि हिंदी को बना सॉरी हिंदी को बना दो। मेनी नॉन स्पीकिंग स्टेट, अब बताइए भैया कई तो स्टेट ऐसे होंगे जो हिंदी जानते भी नहीं होंगे। अब साउथ इंडिया जाइए, साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो हिंदी नहीं बोलते, तो भैया आप उनको यही नहीं कहना चाह रहे कि आप निकलिए यहां से, मतलब आपकी भाषा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो सोचिए हिंदी स्पीकिंग हैं उनको तो ठीक है, उनका तो बल्ले बल्ले, उनका तो चकचक है, लेकिन जो हिंदी स्पीकिंग नहीं है क्या उनके लिए दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भैया? क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हमारे लैंग्वेज का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया, इसलिए बोला इंग्लिश रिमेन्स टू द ऑफिशियल लैंग्वेज टू द कंट्रीज। इसलिए वो डिमांड किए कि भैया हमको रहने दो, इंग्लिश को भी रहने दो, हिंदी भी रखो इंग्लिश भी रखो। द लीडर्स आवर कंट्री एडॉप्ट टू वेरी क्वेश्चन, लेकिन अपने देश के लीडर डरे हुए थे कि जो अपन लैंग्वेज है, जो अपना लैंग्वेज है ये तो बिखर जाएगा, अपने लैंग्वेज को बचाओ। इसलिए क्या बोला गया कि जो हिंदी विच स्पोकन 40% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिक्लेयर्ड दैट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए डिसाइड किया कि चलो ठीक है इसको बना दिया जाए, किसको? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए हिंदी को। चलिए ठीक है। मेनी लैंग्वेज वेयर ऑल्सो रिकॉग्नाइज, इसलिए बोला गया सिर्फ हिंदी को बना दोगे तो दिक्कत है भैया, हिंदी के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज वाले लोग हैं उनको भी करो। पता है आपको इंडिया ने आजादी के बाद डिसाइड कर लिया था कि 1965 आते आते हम लोग इंग्लिश को बंद कर देंगे, इंग्लिश नहीं यूज करेंगे, झंडा लेके खड़े हो गए। भैया ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे साउथ में स्टेट ऐसे हैं जिनका अपना तो लैंग्वेज है, नो डाउट, लेकिन अगर इंग्लिश आप बंद कर दीजिएगा तो उनका जो एक लैंग्वेज है उनका तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि नहीं, नॉन स्पीकिंग जो हिंदी स्पीकिंग वाले हैं उनका भी लैंग्वेज का सम्मान होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, नॉन हिंदी वाले का। इसलिए भारत के संविधान में जब लैंग्वेज को एडॉप्ट करने की बात आई, इनपुट करने की बात आई, तो हमने हिंदी के अलावा क्या किया, 21 और शेड्यूल लैंग्वेज को हमने क्या किया, उसमें मेंशन किया। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ हिंदी को तवज्जो दें, हाँ हिंदी का प्रमोशन करना, हिंदी को प्रमोट करना, क्योंकि हमारा मदर टंग है, हमारी भारत की पहचान है, गौरव है, स्मिता है, लेकिन आप दूसरे लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, दूसरे लैंग्वेज को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप भी श्रीलंका बन जाते। इसलिए याद रखिए इस बात को। इसलिए हमने 21 और एक हिंदी 22 लैंग्वेज को हमने अपने शेड्यूल लैंग्वेज में डाल रखा है। सो कैंडिडेट अपीयरिंग, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि कैंडिडेट अपीयरिंग द सेंट्रल एग्जाम में पुट राइट आंसर, इसमें से किसी भी भाषा में अगर आप जान रहे हो इस 22 भाषा में, तो आप उसमें आंसर दीजिए, 22 भाषा में आप आंसर दीजिए। स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ऑल गवर्नमेंट वर्क डन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर राज्य में चूंकि अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है तो वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकता है। आप सोचिए अगर सेंटर फेडरलिज्म नहीं होता तो, सोचो फेडरलिज्म नहीं होता तो क्या दिक्कत होता बताओ। फेडरलिज्म नहीं होता तो फिर तो आप तो वही काम कर देते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच के पावर को आप समझ ही नहीं पाते। कई स्टेट चाह के भी अपने डिमांड को पूरा नहीं करते कि भैया आपने हिंदी कर दिया, अब बताइए हमको कितना दिक्कत हो रहा है, हम आपको बताएंगे नहीं, बता नहीं पाएंगे क्योंकि फेडरलिज्म नहीं है। तो फेडरलिज्म कहता है कि नहीं, आपको भी पावर मिलेगा, आप भी अपने पावर का एंजॉय करिएगा। इसलिए लिखा हुआ है लैंग्वेज पॉलिसी ने भी भारत में फेडरलिज्म को सफल कर दिया। स्टेट देवर हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑल द गवर्नमेंट वर्क डन टू ऑफिशियल लैंग्वेज। सच काइंड्स ऑफ एन अरेंजमेंट हेल्प टू द, बताओ हमारी कल्चर को, हमारी लैंग्वेज ग्रुप को, हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप को, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर दिया। कौन? तो हेल्प कर दिया भैया फेडरलिज्म। ये खासियत है किसका बताइए? फेडरलिज्म का, जो इतनी डाइवर्सिटी को एक कर देता है। दो हो गया, पहला हो गया हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट, अब हो गया लैंग्वेज पॉलिसी। अगला आइए सेंटर स्टेट रिलेशन, थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझिएगा। कहता है जब भारत आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, देयर वेयर ओनली फ्यू पार्टीज व्हिच फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट। ओनली फ्यू पार्टी। अब इसमें ओनली फ्यू पार्टी के जगह पे अगर आपको हम कांग्रेस बोल दे तो आप हमको हत्या नहीं कर दीजिएगा आप मेरा। कांग्रेस था ही, सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, दोनों अपन भाई, सेंटर भी भाई, स्टेट भी भाई। When the rival parties form the government at the state and central level, government try to misuse to the powers by the demising the state government, so the weekend of the federal government spirit of constitution। सोचिए पहले क्या होता था, आप थोड़ा सा आप इसको फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता था कि 1990 से पहले ही आप समझ लीजिए 1990, बिफोर 1990, 1990 से पहले मैक्सिमम सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो सरकार बनती थी वो कांग्रेस की बनी करती थी। ठीक है, तो जो जरा सोचिए कि सेंटर में भी कांग्रेस हो और स्टेट में भी कांग्रेस हो,
तो नो डाउट कि सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा, स्टेट थोड़ा सा कम पावरफुल होगा, तो हम पहले से जान रहे हैं। तो सेंट्रल जो है ना वो स्टेट को पावर एंजॉय करने ही नहीं देता था, क्योंकि दोनों भाई भाई, और भाई ये बोलता था कि चलो ठीक है, हम जैसा कर रहे हैं वैसा तुम भी करो, हम तुमको जो कह रहे हैं वो भी करो, क्योंकि दोनों के बीच में गैप बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जो यहां सरकार है वही यहां सरकार है। तो फेडरलिज्म क्या होता था कि जो यूज होना चाहिए पावर वो यूज नहीं हो पा रहा था। ये दिक्कत तब होना शुरू हो गया जब सेंट्रल में अलग सरकार और स्टेट में अलग सरकार। तो भाई स्टेट अपना डिमांड करेगा कि हमको अधिकार चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आप दे नहीं रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि दोनों का दोनों मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब दोनों का दोनों एक ही था। तो जब स्टेट में अलग अलग सरकार बननी हो गई तो फेडरलिज्म ने अपना रूप दिखा दिया कि देखो फेडरलिज्म नहीं होता ना तो शायद स्टेट अपने पावर को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, अब नहीं कर पाता भी, इसलिए कहा गया हाउएवर द कंडीशंस इंप्रूव 1990s, बदला और मेनी रीजनल पार्टीज इमर्ज, कई रीजनल पार्टी आई जिसने सरकार बनाना शुरू किया, कई रीजनल पार्टी की सरकार बनी, और अगर उसको फेडरल का प्रैक्टिस नहीं दिया जाता तो सोचिए वो चाह के भी अपने अधिकार का एंजॉय नहीं कर पाता। इसलिए कहा गया कि द मार्क टू द बिगिनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, कई कोलिजन गवर्नमेंट बनने शुरू हो गए, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार बनाना शुरू कर दे, उसी को कोलिजन बोलते। देखिए कोलिजन क्या है, सॉरी, टू और मोर पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट, जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार बना देती है, सेंट्रल में या स्टेट में कहीं भी, एब्सेंस में कोई क्लियर मेजोरिटी जब नहीं मिल पाती तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। यानी 1990 के बाद नया एरा आ गया कोलिजन गवर्नमेंट का। आप नाम सुने होंगे यूपीए, आप नाम सुने होंगे एनडीए, और अभी आप एक फेमस नाम सुन रहे होंगे INDIA, ये भी वो हुआ कोलिजन का ही पार्ट है। पता होगा नॉन बीजेपी पार्टी लगभग 28 पार्टी ने आपस में मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है, INDIA, ये ग्रुप है। So that principle of sharing of power becoming more effective and today than was earlier years is after, मतलब आज हम इतने बेहतर तरीके से स्टेट पावर शेयरिंग का इस्तेमाल कर रहा है, शुक्रिया अदा मनाओ फेडरलिज्म का। एक बार फिर से धन्यवाद बोलो फेडरलिज्म का, जिसने इतनी खूबसूरती के साथ देश को आगे बढ़ाने में मदद किया। इसलिए फेडरलिज्म सफल हो रहा है, इसलिए फेडरलिज्म सफलता के साथ हम आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए फेडरलिज्म की सफलताओं को हम देश के डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के चल रहे हैं। आइए अंतिम इसका टॉपिक का, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इस टॉपिक का अंतिम पॉइंट। पता होगा कि भारत चूंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़े लेवल पे बना हुआ है, रीजन के बेस पे हम लोग बड़े हैं, रीजन कल्चर के बेस पे बड़े हैं, क्षेत्र के बेस पे अलग होने के साथ साथ लैंग्वेज के बेस पे अलग हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स हैं, क्षेत्र सबका अलग अलग बना हुआ है। तो दो लेवल की सरकार जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमें एक लेवल की और सरकार की जरूरत पड़ी, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावे व्हेन दिस पावर क्या किया गया कि व्हेन दिस पावर आल्सो गिवन टू द लोकल बॉडी। समझ लीजिए क्या है, अगर आपसे पूछे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है तो सिंपल सा बात समझिए, व्हेन पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू लोकल। जब सेंटर और स्टेट से पावर लेकर के किसको दे दिया जाए, लोकल को दे दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाते हैं। इसी का एग्जांपल है कौन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या कर दिया गया, पावर लेकर के सेंट्रल से कुछ, स्टेट से लेकर के अलग से एंजॉय करेगा कौन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गांवों में कौन, पंचायत। इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेगा, व्हेन पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गिवन टू लोकल इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करता है बताइए कि लोकल लेवल के प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर देता है, लोकल लेवल के प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे सॉल्व कर देता है। नहीं तो बताइए लोकल 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 इतना लोकल प्रॉब्लम उठ करके एक जगह आ जाता, सरकार पगला जाती कि भैया इतना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए बोला कि चलो घर का समस्या घर में दूर करो, घर की समस्या घर में दूर करो, घर की समस्या घर में दूर करो, ज्यादा दूर तक नहीं आना, बस हम आपको देते जाएंगे, पैसे देते जाएंगे, सुविधा देते जाएंगे, आप अपना एंजॉय करते रहिए। इससे क्या होगा कि लोकल लेवल पे काम भी हो पाएगा। And this later to the better ideas for the problems which are faced by the peoples at the local level। इसलिए लोकल लेवल के प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे सॉल्व कर दिया जाए तो लोकल लेवल को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जरा गौर करिए, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन जब हो गया तो हमारा 3 लेवल का सरकार बन गया, नेशनल, स्टेट और लोकल। आइए ये हमारा आज का अंतिम पॉइंट ही होगा। 1992 में क्या किया गया, गौर करिएगा। लोकल तो पहले था ही, लेकिन लोकल इफेक्टिव नहीं था, लोकल ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो 1992 में क्या कर दिया कि लोकल को और ज्यादा इफेक्टिव और लोकल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 1992 73rd और 74th अमेंडमेंट्स हुआ, याद रखिएगा 73rd और 74th अमेंडमेंट्स हुआ। ये 73rd अमेंडमेंट्स जो हुआ वो हुआ
ग्राम पंचायत के लिए और 74 जो हुआ वो हो म्युनिसिपैलिटीज के लिए। और इस अमेंडमेंट्स को करके लोकल लेवल की सरकार को और ज्यादा इफेक्टिव किया गया। जहां पर पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था, कोई उसके पास टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं था, कहीं पर कोई फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकता था पावर को, इसलिए 1992 में क्या किया गया, स्पेशल पावर दिया गया और कुछ सुधार किए गए। वही सुधार में से जरा गौर करिए। पहला, इट ऑब्लिगेटरी टू द होल्ड इलेक्शन, मतलब क्या होगा कि अब ये सरकार रेगुलरली इलेक्शन करवाएगा, है ना, रेगुलरली हर 5 साल के बाद। सीट क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, स्पेशली ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया। 1/3 सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन बन गया अलग से, जो याद रखेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल लेवल का चुनाव करवाता है, चाहे वो गांव का मामला हो या शहर का मामला, याद रखेगा। सेंट्रल लेवल का जो होगा वो एमपी एमएलए ये सब का चुनाव कराता है, जबकि ये जो है लोकल लेवल का कराएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर द रेवेन्यूज विथ लोकल बॉडीज, और ये भी मैंडेटरी कर दिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू दे किसको, लोकल बॉडीज को। समझ में आ गया होगा, 5 सुधार हुआ, ध्यान करिए। पहला, हर 5 साल के बाद चुनाव होगा, हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। दूसरा, सीट रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, एससी एसटी के लिए अलग से, उनके लिए 1/3 सीट वुमेन के लिए क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्पेशल बना दिया जो इसके लिए चुनाव करवाएगा। और इट्स मैंडेटरी फॉर द इलेक्शन गवर्नमेंट शेयर, मतलब सॉरी, मैंडेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर, रेवेन्यू अपना देगा किसको, स्टेट को, लोकल को, ये मैंडेटरी कर दिया गया। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसा है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर को। लोकल बॉडीज ऑफ विलेज नोन एज पंचायती राज। गांव में 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, जब बड़े गांव है तो 1 गांव भी हो सकता है, छोटे छोटे गांव है तो कई गांवों को मिला करके 5000 की कम आबादी, याद रखिएगा 5000 से कम आबादी होना चाहिए, और ऐसे को मिला करके पंचायत बना दिया जाता है, जिसको पंचायती राज बोलते हैं। इच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज दिया ना, इच विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव ग्राम पंचायत, हैज ग्राम पंचायत। दिस इज काउंसिल कंसिस्ट टू द सेवरल वार्ड्स। अब इसको क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाएगा, इज कॉल्ड, और इसके जो हेड होंगे वो क्या कहलाएंगे, पंच कहलाएंगे। वार्ड जो बटेंगे, वार्ड के हेड पंच कहलाएंगे। एंड प्रेसिडेंट, जो इसके प्रेसिडेंट होंगे पूरे पंच का, सॉरी मेरे भाई, इसको ऐसे समझिए कि पूरे ग्राम पंचायत का जो हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो कौन होगा, सरपंच होगा या प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, गांव में गांव, 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव मिलकर के क्या बनेगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होगा, वार्ड से बना होगा, और वार्ड का जो हेड होगा वो क्या होगा, पंच होगा, और पंच जो होगा, पंच के अलावा जो हेड होगा वो क्या, प्रेसिडेंट और सरपंच कहलाएगा। दिस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल एडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि उस गांव में रहने वाले, वार्ड में रहने वाले जितने भी एडल्ट लोग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा पार कर चुके, सब वोट डालेंगे। एंड ग्राम पंचायत इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ दिस एंटायर विलेज, यानी उस गांव का यूं समझ लीजिए कि ये एक सरकार हो गया जो गांव के लेवल के समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब ये वर्क जैसे कि देखिएगा कि जो बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार या कोई भी सरकार जो सेंट्रल या स्टेट लेवल पे काम करती है, वो कहां पर, लोकसभा विधानसभा में अपने काम को परफॉर्म करती है। वैसे ही लोकल लेवल की जो सरकार होगी वो अपने काम को परफॉर्म कहां करेगी, वो अपने काम को परफॉर्म कहां करेगी, ग्राम सभा में करेगी। ऑल द वोटर्स इन दिस विलेज आर इट्स मेंबर, जितने भी वोटर्स होते हैं वो सभा में मेंबर्स होते हैं। इट हैज मीट एटलीस्ट, याद रखिए ये एमसीक्यू सवाल, एटलीस्ट ट्वाइस और ट्राइस, याद रखिएगा कम से कम 2 या 3 बार आपको हर साल मिलना पड़ेगा। जैसे कि लोकसभा का 3 सेशन होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी 2 तो कम से कम और 3 तो करना पड़ता है, मतलब 2 तो कम से कम 3 ऐसे आपको करना पड़ता है। अप्रूव टू द एनुअल बजट से, मतलब इस बार इतना बजट आया, यहाँ पर चापाकल लगेगा, यहाँ पे सोलर प्लेट लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, इसको लेकर के आपको करना पड़ेगा, ताकि दिखाना पड़ेगा कि हमारा ग्राम पंचायत डेवलप कर पा रहा है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत को मिला करके एक समिति बनाया जाता है, या ब्लॉक बनाया जाता है, या मंडल बनाया जाता है। याद रखिए क्या लिखा है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा तो मेनी पंचायत फॉर्म अ बॉडी, कई पंचायत आपस में मिल करके एक फॉर्म बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, या ब्लॉक बोलते हैं, या मंडल बोलते हैं। दिस मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव, इसके पंचायत समिति इसके मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर्स ऑफ दिस एरिया, जितने भी पंचायत मेंबर होंगे सब मिल करके इसको बनाते हैं। पंचायत समिति और मंडल इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट, अब ये सब मिल करके क्या बनते हैं, एक जिला परिषद बनाते हैं। यानी अगर पूछा जाए ग्राम पंचायत में सबसे हेड कौन होता है, तो सबसे हेड होता है कौन, जिला परिषद। रिपीट, ऑल पंचायत समिति, जितने भी पंचायत समिति है, यानी जितना पंचायत समिति पंचायत है टोटल, या जो मंडल बोलते हैं, इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट, उनको कलेक्टिवली नोन क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। एमएलए and the members of Lok Sabha are also members of Jila Parishad.
यानी गौर करिए, एमएलए भी हो सकते हैं या मेंबर ऑफ द लोकसभा आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, ये भी जिला परिषद के मेंबर हो सकते हैं। और अंतिम हमारा देखिए, जिला परिषद सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पे, फिर ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर ये होते हैं। और एक अंतिम हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अर्बन में जब हम चलते हैं, अर्बन एरिया में, तो अर्बन लोकल बॉडी इन स्मॉल टाउन, अर्बन इन स्मॉल टाउन में जो होता है वो म्युनिसिपैलिटी कहलाता है। स्मॉल टाउन में, छोटे टाउन में म्युनिसिपैलिटी। लार्ज सिटी में क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे पटना में सुनेंगे पीएमसी, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ लोकल बॉडी कंस्टिट्यूट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्टेड पीपल, यानी कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वही इनको बनाएंगे। द म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ, बस इतना याद रखिएगा कि जो म्युनिसिपैलिटी होगा ना, उसका जो हेड होगा कौन होगा, म्युनिसिपल चेयरपर्सन होगा। और जो मेयर होगा वो हेड किसका होगा बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। बस इतना तो है। म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होगा वो कौन होगा, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और मेयर जो होगा वो किसका हेड होगा, मेयर हेड होगा किसका बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। बस इतना याद रखना है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस डेमोक्रेसी कंडक्ट एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। आपको वही बात कर रहा है कि इससे क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर बांटने से और ज्यादा क्या हो गया कि काम करना आसान हो गया और ज्यादा बेहतर हो गया। तो यहां पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। और यहां पे हम लोगों ने लगभग 40-45 मिनट का क्लास कर लिया। बड़ा चैप्टर था, समझाने में समय लगा। आप इसको एक बार में, 2 बार में, 3 बार देख करके आप समझ जाइएगा। हमने पूरी चीज को एक एक करके समझाने का प्रयास किया। अच्छा वीडियो लगे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप पर ही हमारा ये चैनल निर्भर करता है। आप पढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ेंगे। तो हमारी विकास, डेवलपमेंट आपके स्टडी, आपके सोच पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए अच्छे से। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।